आज से हम शुरू करें, जैसे कि कल मैंने सबका मत ली थी कि भाई आपको क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। तो सबने कहा कि पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे भारत के भूगोल। एक किसकी शुरुआत करेंगे? भारत के भूगोल की। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, मतलब बहुत सारे इसमें टॉपिक होते हैं। अगर इसका फ्रेम हम देखें तो जैसे हो गया आपके भारत का परिचय, भारत की भौगोलिक स्थिति, इसका पूरा नदी तंत्र, भौगोलिक स्थिति में पर्वत, पठार, मैदान, वो सारी चीजें आ जाती है। फिर इसका पूरा पढ़ते हो आप अपवाह तंत्र, फिर यहाँ की पढ़ते हो मृदाएं, उसके बाद आप पढ़ते हो जलीय संसाधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है, वनस्पति, इसके अलावा खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या, जनसंख्या नगरीकरण भी देखा जाए तो भूगोल में ही पढ़ा जाता है। फिर विभिन्न प्रकार की जनजातियां, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और आप देखते हैं कि आपकी हर परीक्षा में, चाहे वो यूपीपीसीएस की हो या आरओ की हो, उसमें इंडियन ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो हमेशा से ज्यादा ही रहता है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की अपेक्षा इंडियन ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो आपको ज्यादा ही मिलता है, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो। ठीक है, चूंकि यहाँ पर ये जो क्लासे है हमारी आरओ पैटर्न पर है, यानी कि आरओ एआरओ के लिए स्पेशली चलाई जा रही है, तो यहाँ पर हम आरओ एआरओ के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पीसीएस में ज्योग्राफी को हम तैयार करें, सॉरी आरओ एआरओ में हम ज्योग्राफी को तैयार करेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि पीसीएस का एग्जाम हुआ और इससे पहले जो आरओ का आपका पेपर आउट हुआ, आपका आरओ का एग्जाम हुआ, तो उन्हीं एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए साथ ही और 5 वर्षों के अध्ययन के जो आपका पेपर रहा है, उन 5 वर्षों के पेपरों का अध्ययन करने के बाद क्या तरीका हो सकता है पढ़ने या पढ़ाने का, उसको थोड़ा सा हमको इजाद करते चलना है। यानी कि जो पुराने स्टूडेंट है उनको भी कुछ परिवर्तन मिलेंगे जरूर, तो जो नई चीजें हैं उनको आप ऐड करते चलिएगा, और जो नए छात्र हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनको तो पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, तो जो मुझसे पुराने हैं पढ़े हुए, वो लोग क्या करेंगे, अगर उनको कुछ नई चीजें लग रही है उनके नोट्स में, तो उनको आप क्या करते चले, अपडेट करते चले। ठीक है, तो आज आपकी इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास है। आप सभी लोग एक पेन कॉपी जरूर लेकर के बैठिएगा। सिर्फ कथा जैसे सुनने के लिए आपको क्लास नहीं करनी है, बल्कि आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए क्लास करनी है। तो एक स्टूडेंट का भाव आपके अंदर होना चाहिए, और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो पढ़ते समय एक पेन और एक कॉपी अपने पास लेकर के बैठे। ठीक है, तो आप अपने साथ एक पेन और कॉपी को लेकर के जरूर बैठिएगा। क्योंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं भारत के भूगोल की, तो हम सबसे पहले किसी भी चीज की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमको उसका परिचय समझना होता है, हमको उसकी स्ट्रक्चर समझना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत का परिचय। क्या रहेगा? भारत का परिचय। भारत से वैसे तो आप सभी परिचित होंगे, भारत का परिचय। परिचय, ठीक है, भारत से आप सभी परिचित होंगे, लेकिन आज मेरे दृष्टिकोण से आपको परिचित होना है। कैसा है मेरा दृष्टिकोण परिचित होने का? तो सर्वप्रथम जो आपका भारत है, इस भारत को पौराणिक हिंदू साहित्यों में, है ना, हाँ चलो, इस भारत को पौराणिक हिंदू साहित्यों में, किसमें? पहला पॉइंट, पौराणिक हिंदू साहित्यों, साहित्यों में। जैसे कि आपको पता है भारत को आप अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत से ही हम चलते हैं, तो आप पाएंगे कि भारत को पौराणिक हिंदू साहित्यों में भरत खंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भरत खंड कहा जाता था। किसमें? पौराणिक हिंदू साहित्यों में। भारत को हम क्या कहते थे? पहले भरत खंड के नाम से जानते थे। अब यहाँ पर भारत का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। भारत जो शब्द है इसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। भारत मतलब भा को अलग तोड़ा गया है, भा
एक शब्द अलग रखा गया है, और रत एक शब्द अलग रखा गया है, और वर्ष, हम भारत को भारतवर्ष भी तो कहते हैं। तो इनको अगर हम 3 भागों में तोड़ेंगे तो आपको एक मिलेगा भा, एक मिलेगा रत और एक मिलेगा वर्ष, ठीक है। जिसमें भा जो है इसका अर्थ होता है प्रकाश, क्या होता है, प्रकाश, ठीक है। रत का अर्थ क्या होता है, लीन होना, तल्लीन होना, किसी में संलीन होना। तो रत का अर्थ क्या कहलाता है, लीन होना कहलाता है। और जो वर्ष है इसका अर्थ कहलाता है स्थान, क्या कहलाता है, स्थान, यानी कि एक ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाशमय है। भारत को कैसे संबोधित किया जाता था पहले, एक ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाशमय है। तो कभी इस भारत शब्द का वर्णन पूछे, अर्थ पूछे, तो इसका अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाशमय है। क्या है, निरंतर प्रकाशमय है, ठीक है। आ रही बात समझ में, जो क्या है आपका निरंतर प्रकाशमय है। इसके बाद वैदिक युग के दौरान, यानी कि ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल रहा है, इस ऋग्वैदिक काल में भारत का जो नाम है, यानी एक प्रमुख जन थे भरत। कौन थे, प्रमुख जन था एक जन, है ना, जो कबीला का जो विस्तृत रूप था जन, और ये जो जन था इसमें एक भरत नामक जन था। तो उसी के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा हुआ माना जाता है, भारत पड़ा हुआ माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गई ऋग्वेद की बात। इसके बाद आपका, है ना, एक ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाश में है, ये हो गया। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख जन भरत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ता है, भारत नाम पड़ता है। एक है पुराण लिखे गए, पुराणों में आपने नाम सुना होगा मत्स्य पुराण का। किसका नाम सुना है, मत्स्य पुराण का। इस मत्स्य पुराण में जो संपूर्ण भारत है, उस भारत को 9 खंडों में विभाजित माना गया है। कितने खंडों में, तो 9 खंडों में भारत को क्या माना गया, विभाजित माना गया। ये 9 खंड कौन कौन से है, एक कहलाता है इंद्रद्वीप, क्या कहलाता है, इंद्रद्वीप कहलाता है। एक कहलाता है आपका कसेरू, एक खंड क्या कहलाता है, कसेरू। एक खंड कहलाता है ताम्रपर्णी, क्या कहलाता है, ताम्रपर्णी, ठीक है। एक क्या कहलाता है, नागद्वीप, एक खंड क्या कहलाता है, नागद्वीप, ठीक है। एक है सौम्य, एक कहलाता है गंधर्व, सौम्य, गंधर्व, और गभिष्टिमान, गभिष्टिमान, ठीक है। एक कहलाता है आपका वरुण, और 9वां जो है वो कहलाता है आपका भार, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि मत्स्य पुराण में भारत को 9 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से आपके खंड है इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्णी, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, गभिष्टमान, वरुण, और क्या कहलाता है आपका, भार कहलाता है, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना है आपको। हाँ, अब अगला है भारत के सांस्कृतिक प्रसार का जो प्रारंभिक उल्लेख हमको मिलता है, किसका, भारत के सांस्कृतिक प्रसार, है ना। भारत के सांस्कृतिक प्रसार का जो सर्वप्रथम आपको उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, आपने बोगोजगोई अभिलेख का नाम सुना होगा, बोगोजगोई अभिलेख। किसमें, बोगोजगोई अभिलेख में आपको क्या मिलता है, भारत के सांस्कृतिक प्रसार का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो आपको किसमें मिलता है, बोगोजगोई अभिलेख में। 1400 ईसा पूर्व का है ये अभिलेख, कब का है, 1400 ईसा पूर्व का ये अभिलेख, बोगोजगोई अभिलेख में आपको भारत के सांस्कृतिक प्रसार की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। आपने भारत का नाम जम्बूद्वीप भी सुना होगा, जम्बूद्वीप सुना है भारत का नाम। तो ये जो जम्बूद्वीप इसको नाम मिला है, ये किसमें उल्लेख किया गया है, अग्नि पुराण में। तो अग्नि पुराण में भारत का नाम क्या मिलता है आपको, जम्बूद्वीपे मिलता है या जम्बूद्वीप मिलता है,
ठीक है, क्या मिलता है, जम्बू द्वीप या जम्बू द्वीप मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो महर्षि वेदव्यास है, महर्षि वेदव्यास, ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र था। शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी आपको पता होगी। दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र था भरत। इस भरत के नाम पर ही इन्होंने भारत के नाम को भारत संबोधित किया। किसने, महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है, इसके अलावा एक और पुराण है जिसको आप आदि पुराण के नाम से जानते हैं। इस आदि पुराण में कहा गया कि सतयुग में भारत को अजनाभ वर्ष के नाम से भी जाना जाता था। अजनाभ वर्ष के नाम से भी भारत को जाना जाता था। तो आपके भारत के कितने सारे नाम हो गए, एक नाम हो गया, एक ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाश में है, ये तो आपके भारत शब्द का अर्थ हो गया। ऋग्वेद काल में प्रमुख जन भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा। मत्स्य पुराण में भारत आपको 9 खंडों में और इसके 9 नाम मिलते हैं, जैसे कि इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्णी, इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्णी, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, गभिष्टिमान, वरुण और भार। ठीक है, भारत के सांस्कृतिक प्रसार का सर्वप्रथम उल्लेख आपको किसमें मिलता है, बोगोजगोई अभिलेख में। अग्नि पुराण में भारत को क्या कहा गया है, जम्बूद्वीप कहा गया है। महर्षि वेदव्यास ने दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारत बताया है। और आदि पुराण में कहा गया कि सतयुग में भारत को अजनाभ वर्ष के रूप में जाना जाता था। इतनी बातें क्लियर है सबको, बताइएगा। तो ये भारत का क्या हो गया, इतिहास। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो मध्यकालीन, जो आपके मध्यकालीन, इसके आगे अभी और रुको, है ना, जो आपके मध्यकाल में, किसमें, मध्यकाल में, या हम कहे मध्यकालीन जो लेखक हुए, कौन हुए, मध्यकालीन जो इतिहास के लेखक हुए, मध्यकालीन इतिहासकार कह देते हैं हम, इतिहासकार या इतिहास के जो मध्यकालीन लेखक थे, कौन थे, अरबी थे ज्यादातर। कौन थे, अरबी थे ज्यादातर। तो इन्होंने भारत को, अरबी और फारसी भी थे, अरबी और फारसी लेखक थे, तो इन्होंने भारत को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। क्या कहा इन्होंने भारत को क्या कहा, तो हिंदुस्तान कहा। हिंद कहा किसी ने, और इसके अलावा या हिंदुस्तान इसको नाम दे दिया गया। तो हिंद और हिंदुस्तान भारत को कब मिला, मध्यकाल में मिला। ठीक है, इसके बाद जो यूनानी शब्द, एक शब्द इंडिया भी आप सुनते हो, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया किसने कहा, यूनानी जो लेखक रहे, उन्होंने भारत को क्या कहा, इंडिया कहा। यूनानी लेखकों ने भारत को क्या कह दिया, इंडिया कह दिया। ठीक, कुछ नहीं, कंपनी का कटे नहीं ना, क्लास कट गई क्या, नहीं। हाँ हाँ, चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये भारत के आपके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है। इसका मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, अभी थोड़ा समझने का ही प्रयास करिएगा आप। ठीक है, चलो सभी लोग बताइएगा, यहां तक सबको क्लियर है आप सभी को। अब हम भारत प्रॉपरली किसमें प्रवेश करेंगे, भारत में प्रवेश करेंगे। ठीक है, चल, चले, सॉरी, अब यहां पर एक सेकंड, एक मिनट, थोड़ा मैप को अपन यहाँ पे ले लेते हैं। अभी है ना, देखो, अब यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत की आकृति देखो, यहीं पर देखो, आप ही लोग देखो,
भारत की जो आकृति आपको नजर आ रही है, आकृति कैसी है इसकी आकृति? चतुष्कोणीय है। भारत की एक भारत की आकृति आपको कैसी नजर आ रही है? यहां से मिलाओ, यहां से मिलाओ, यहां से मिलाओ और यहां से मिलाओ। कैसी है भारत की आकृति? चतुष्कोणीय। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारी? आकृति। आकृति कैसी है हमारे भारत की? चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, ये कहां पर अवस्थित है? तो दक्षिण एशिया के मध्य में। अगर आप विश्व का मैप देखेंगे, अगर मैं यहां लूं विश्व का मैप, तो विश्व का मैप अगर आप देखोगे तो हमारी जो स्थिति है, यानी कि हमारे देश की जो स्थिति है, वो कहां पर है? दक्षिण एशिया में है। तो दक्षिण एशिया में कैसे है? यहां पर आप देखो इसको, दक्षिण एशिया में ये कैसे है? ये दिख रहा है? ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है? आपके भारत का है। ये वाला जो दिख रहा है ये किसका है? भारत का है। अगर इसको मैं दूसरी पेन से, यहां से, ये वाला जो हिस्सा किसका है? ये हमारा भारत ही तो है। अब हमारे भारत की स्थिति ये क्या है? आपका एशिया है। ये क्या है? एशिया। और एशिया के जो ये दक्षिणी भूभाग में जितने भी देश यहाँ पर मौजूद है, इनको क्या कहा जाता है? दक्षिण एशिया कहा जाता है। तो हमारे भारत की जो स्थिति है वो क्या है? दक्षिण एशिया के मध्य में हमारा भारत अवस्थित है। आई बात समझ में? कहां पर अवस्थित है? दक्षिण एशिया के मध्य में हमारा जो भारत है वो अवस्थित है। ठीक है, तो यहां पर दक्षिण एशिया के मध्य में आपका भारत अवस्थित है। तो अगला क्या हो गया कि आपका जो भारत है वो दक्षिण एशिया के मध्य में अवस्थित है। एशिया के मध्य में स्थित है। दूसरी बात ये हो गई। ठीक है, अगली, भारत की पूर्व में जो सीमा है वो इंडोचीन से और पश्चिम में जो सीमा है वो अरब प्रायद्वीप से मिलती है। अगर आप पश्चिम का इसका हिस्सा देखेंगे भारत का, तो पश्चिम में सीमा इसकी किससे मिलती है? अरब, इसके पश्चिम में क्या है? अरब प्रायद्वीप है। सॉरी, सीमा नहीं, पश्चिम में क्या है इसके? अरब प्रायद्वीप है। और पूर्व में क्या है इसके? इंडो चीन है, इंडोचीन। ठीक है, जो म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड वाला हिस्सा है ना, वो है। ठीक है, तो बात समझ में आई कि पश्चिम में अरब प्रायद्वीप, इधर पर आपको क्या मिल जाएगा? अरब प्रायद्वीप, और इधर पर क्या मिल जाएगा? इंडो चीन वाला हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक हिस्सा हो गया आपका। कुल क्षेत्रफल कितना है? ये जो आपका पूरा भारत है, इसका आपको कुल क्षेत्रफल कितना नजर आता है? तो इसका कुल क्षेत्रफल है 2011 की जनगणना के अनुसार, या शुरू से ही 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्या है? कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। अगला पॉइंट है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से संपूर्ण विश्व का, किसके दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से संपूर्ण विश्व का भारत सातवां बड़ा देश है। कौन सा है? सातवां बड़ा देश है। और विश्व के स्थलीय भूभाग में जो इसका प्रतिशत है वो कितना है? तो वो है आपका 2.42%। कितना है? तो वो है आपका 2.42%। 2 और लगा लो तो ज्यादा उचित रहेगा। यहाँ पर कितना है? 2.42% इसका कुल क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, और क्रम में कौन सा है? तो सातवां बड़ा देश है। यानी कि 6 बड़े देश इससे होंगे, तो कौन कौन सा है? तो सबसे पहला जो बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार वो कौन सा है? आपका रूस है। दूसरा जो है वो कौन सा है? आपका कनाडा है। तीसरा जो है वो कौन सा है? आपका चीन है। ठीक है, चौथा जो आपका देश है, चौथा बड़ा देश, वो कौन सा है? यूएसए है। जो पांचवा बड़ा देश है आपका वो कौन सा है? ब्राजील है।
ठीक है। और जो छठा बड़ा देश है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, और जो आपका सातवां बड़ा देश है, और जो आपका सातवां बड़ा देश है वो कौन सा है? आपका भारत है, ठीक है। इसको कैसे? और जो आठवां बड़ा देश एक और मिल जाता है वो कौन सा है? आपका अर्जेंटीना। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। तो इसकी अगर आप ट्रिक से, अगर आपको ये ऐसे याद ना हो तो आप क्या कर सकते हैं? RCC रकुकबाई, क्या बोलते हैं इसको? रकुकबाई। सबसे इजी पैटर्न है इसको याद करने का। क्या हो गया? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, इंडिया, और सॉरी यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और क्या हो गया? इंडिया। और आठवां बड़ा देश याद रख लेना अर्जेंटीना, क्योंकि कई बार इसके बैक से पूछ लेता है आपसे, ठीक है। कई बार कैसे पूछ लेता है? इसके बैक से पूछ लेता है, आरोही क्रम में पूछ लेता है, ठीक है। अवरोही क्रम में तो यही चलेगा, आरोही क्रम में कई बार पूछ ली जाती है चीजें, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर क्या रखनी है? इसको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? चलो अब इसके आगे अक्षांशीय दृष्टि से अगर हम देखेंगे हमारे पूरे भारत को, किसकी दृष्टि से? अक्षांशीय दृष्टि से। अक्षांशीय दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जो आपका भारत है वो कौन से गोलार्ध में है? मतलब अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों दृष्टि से भारत कैसा है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय व देशांतरीय दोनों दृष्टि से हम देखेंगे भाई, एक से क्यों देखेंगे, है ना, दोनों से देखेंगे। तो कैसा है? आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहां पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कैसे है? तो इसको समझो। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपका भारत कुछ ऐसे है। आपने पृथ्वी का क्या हो गया? आपने पृथ्वी का चिन्ह देखा होगा, पृथ्वी को आपने देखा है। मैं थोड़ा सा साइड में बनाती हूँ ना। ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी कितने गोलार्धों में बटी हुई है? तो 4 गोलार्धों में। 0 डिग्री, ये जो इक्वेटर है जिसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर, ये क्या करती है? पृथ्वी को 2 गोलार्ध, किसमें? उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है। बीच की आपने देखी होगी 0 डिग्री देशांतरीय रेखा। तो ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। ये ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में वर्टिकली विभाजित करती है। क्षैतिज रूप से विषुवत रेखा विभाजित करती है, वर्टिकली रूप से, ऊर्ध्वाधर रूप से कौन विभाजित करती है? तो देशांतर रेखा विभाजित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये ग्रीनविच रेखा है, ये पृथ्वी को पुनः 2 गोलार्धों, एक पश्चिमी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध में क्या कर देती है? विभाजित कर देती है, ठीक है। अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? भारत का अगर आप अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, अभी आपको समझ में आएगा अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 6 डिग्री 4 से 6 डिग्री 4 से 6 डिग्री 4 एक मिनट, 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 37 डिग्री 6 डिग्री 4 से अरे यार 37 डिग्री 6, है ना? हाँ, 37 डिग्री 6 उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, लेकिन ये मुख्य भूमि तक है। लेकिन हम संपूर्ण भूभाग देखें तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 आपका उत्तरी अक्षांश वही रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में? 8 डिग्री 4 आपको सबसे लास्ट पॉइंट ग्रेट निकोबार में मिलता है। कहां मिलता है? ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट में आपको मिल जाता है, ठीक है। 8 डिग्री 4 जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है लास्ट, लेकिन मुख्य भूभाग बोले तो 6 डिग्री 4 से हम लेते हैं, ठीक है। तो दोनों ही डाटा पूछ लेता है,
संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4, लेकिन मुख्य भूभाग या मुख्य भूमि का पूछेगा तो 6 डिग्री 4 से शुरू होगा। और ये लास्ट पॉइंट 37 डिग्री जो 6 है आपका, वो जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल में आपको देखने को मिलेगा, वहां जाएगा लास्ट हमारा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार ये है। अब देशांतरीय विस्तार कितना है आपका, 67 डिग्री 7 से देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितना है, 67 डिग्री 7 से आपका 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। क्या है, पूर्वी देशांतर। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो जो हमारा भारत है वो कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, और कहां पर है, पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से जो मानक रेखा गई है 82.5 की, वो कैसी है, पूर्वी देशांतरी मानक रेखा। जो हमने मानी है वो क्या है, पूर्वी देशांतरी मानक रेखा। अब यहाँ पर एक चीज ये समझना, जब आप 0 डिग्री पर हो, 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा पर हो, और इससे अगर पश्चिम की ओर जाओगे तो आपकी जो समय है उसमें क्या होगी, कमी आएगी, यानी कि इधर समय क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा। लेकिन जब आप पूर्व की ओर जाओगे तो समय में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि समय क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आप ये 0 डिग्री के पीछे, अब मैं पृथ्वी पूरी तो नहीं बना सकती, एक ही हिस्सा आपको बता सकती हूँ, तो ये 0 डिग्री देशांतर के पीछे जो रेखा है उसको 180 डिग्री की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है, ये जो 80 डिग्री देशांतर रेखा है, ये जस्ट इसके पीछे खींची हुई है, 0 डिग्री के साथ ही ऐसे राउंड शेप में खींची हुई है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है आपकी, इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर अगर आप खड़े हैं तो 0 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर पर खड़ा व्यक्ति अगर पूर्व की ओर जाएगा तो उसके समय में क्या आएगी, कमी आएगी, और जब पश्चिम की ओर जाएगा तो उसके समय में क्या आएगी, वृद्धि आएगी। ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। आजकल छोटी छोटी चीजें भी नहीं हम छोड़ सकते परीक्षाओं के बदलते पैटर्न के अनुसार। बात समझ में आई। अगर 0 डिग्री पर खड़े हो तो पूर्व में जा रहे हो तो समय में वृद्धि हो रही है, पश्चिम में जा रहे हो तो समय में कमी आ रही है। लेकिन अगर इसके विपरीत 180 डिग्री देशांतर या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर खड़े हो तो उसके पूर्व में जाओगे तो समय में कमी होगी, और पश्चिम में आओगे तो समय में वृद्धि होगी। ठीक इसके अपोजिट होगा। ठीक है, बात समझ में आई। और आप कहां पर हो, पूर्वी देशांतर में हो और उत्तरी अक्षांश में हो। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं एक चीज बताऊं, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे एक चीज पूछी जाती है। एक चीज क्या पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है कि यहां देखो आप इंडिया का मैप, पहले तो यहां देखो आप इस इंडिया के मैप को। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या कंफ्यूज किया जाता है अक्षांश देशांतर में, यहां ध्यान से समझना। ठीक है, एक सेकंड रुकना बस, है ना। मैप दिख रहा है ना सबको। अब यहां पर देखो, अब आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि जो अक्षांशीय विस्तार है, मैं पहले आपको एक चीज बताऊं, यहां पर आपका क्या मिलेगा, 37 डिग्री 6।
क्या हो गया आपका उत्तरी अक्षांश, क्योंकि आप कहां पर हो, उत्तरी गोलार्ध में हो। यहाँ पे एकदम क्लियर कर लेना, ये जो है आपका पॉइंट, जो आपकी मुख्य भूभाग भूमि है, यहाँ पर आपको मिलता है 6 डिग्री 4, ठीक है। और जो ये अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट आपका पॉइंट है, यहाँ पर मिलता है आपको 8 डिग्री 4। क्या है ये भी उत्तरी अक्षांश में ही हो आप, उत्तरी अक्षांश में ही हो। उत्तरी अक्षांश में क्यों हो, क्योंकि आपके मध्य से क्या होकर के गुजरती है, कर्क रेखा होकर के गुजरती है, कर्क रेखा आपके यहाँ से होकर के गुजरती है, और विषुवत रेखा के आप उत्तर में अवस्थित हो, इसलिए आप कहाँ हो, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, दोनों ही तरफ उत्तरी अक्षांश होगा, लेकिन आपसे कंफ्यूज क्या करा देगा कि आप दक्षिण में हो, आप दक्षिण में हो, तो यहाँ पर तो भारत के दृष्टिकोण से आप दक्षिण में हो, लेकिन अक्षांशीय दृष्टिकोण से आप दक्षिणी गोलार्ध में नहीं हो, अक्षांशीय दृष्टिकोण से आप उत्तरी गोलार्ध में ही हो, ठीक है। भारत के दिशा के दृष्टिकोण से आप दक्षिण में हो, है ना, दिशा के दृष्टिकोण से आप दक्षिण में हो, लेकिन अक्षांशीय दृष्टिकोण से आप कहां पर हो, अभी भी उत्तरी अक्षांश में ही हो, ठीक है। ऐसे ही देशांतरी दृष्टिकोण, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, 97 डिग्री 25, ठीक है। ये पूर्वी देशांतर है आपका, पूर्वी देशांतर है। और यहाँ पर जब आप पश्चिम में चलते हो, गुजरात के पास जब आप पश्चिम में चलते हो, तो यहाँ पर आपको मिलता है 68 डिग्री 7। तो ये आपका पश्चिमी दिशा के अनुसार पश्चिमी भूभाग है, लेकिन देशांतर आपका कौन सा है, पूर्वी ही है, ठीक है। देशांतर आपका कौन सा है, पूर्वी ही है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी स्थिति में आप पूर्वी देशांतर में ही मौजूद हो, और किसी भी स्थिति में आप उत्तरी अक्षांश में ही मौजूद हो। इतनी बात क्लियर रहेगी, यहां से गलती तो नहीं होगी, ये बताओ, यहां से गलती तो नहीं होगी, ये बताइएगा, है ना। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका अक्षांशीय देशांतरी का जो आपको दिक्कत हो सकती थी, वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आगे कुछ और चीजें हैं, ये तो मैंने ऊपर लिखा ही दिया है, आगे कुछ और चीजें हैं। आगे क्या चीजें हैं, आगे ये चीजें है कि अब यहाँ पर जो मानक समय रेखा है, वो आपके भारत के 5 राज्य, सबसे पहले तो इसका उत्तर दक्षिण अगर मैं विस्तार अगर हम देखें, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर से लेकर के हम कहां तक लेते हैं, कन्याकुमारी तक। तो इसका जो उत्तर दक्षिण विस्तार है, क्या उत्तर दक्षिण विस्तार, ये आपको कितना मिल जाता है, ये मिल जाता है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व पश्चिम जो आपका विस्तार है, ये आपको कितना मिल जाता है, पूर्व पश्चिम, ठीक है, विस्तार, ये आपको कितना मिल जाता है, 2933 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम विस्तार कितना मिलता है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आपके यहाँ से इलाहाबाद के पास मिर्जापुर पड़ता है, मिर्जापुर से ही आपकी क्या गई है, मानक समय रेखा। तो जो आपकी मानक समय रेखा गई है, ये कितने राज्यों से होकर के गई है, 5 राज्यों से। मानक समय रेखा को आप किसके नाम से जानते हैं, 82 साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से, ठीक है। तो जो आपकी मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा, ये जो आपकी मानक समय रेखा, ये क्या है आपकी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। कैसी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। और जो आपकी कर्क रेखा गई है यहाँ से, ये कौन सी है आपकी, कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा आपकी कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा। क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा। आई बात समझ में। कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से और मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य है मानक समय रेखा पर, देख रहे हो, क्या पड़ गया, यूपी पड़ गया, ठीक है, क्या पड़ गया, एमपी पड़ गया, फिर क्या पड़ गया, छत्तीसगढ़ पड़ गया, फिर क्या पड़ गया, उड़ीसा पड़ गया, और फिर क्या पड़ गया, आंध्र प्रदेश पड़ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो जो आपकी मानक समय रेखा है, कितने देश, कितने राज्यों से होकर गई, यहां लिख देती हूँ, मानक समय रेखा, है ना, मानक समय रेखा कितने राज्यों से गई आपकी, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में गई सिंगरौली में,
फिर छत्तीसगढ़ में गई, फिर उड़ीसा में गई, कहाँ गई, उड़ीसा में गई, और फिर कहाँ चली गई, आंध्र प्रदेश में, और फिर चली गई जलीय भूभाग में, यानी कि बंगाल की खाड़ी से होकर के नीचे चली गई। ठीक है, तो ये हमने क्या माना, हमारे यहाँ की मानक समय रेखा। इसके अनुसार ही हमारे यहाँ पर समय की जो गणना है, जैसे रेल परिवहन हो गया, आपका वायु परिवहन हो गया, इन सबको इसी के अनुसार संचालित किया जाता है ना। अगर ये ना होती तो ये जो समय का प्रबंधन है, इसकी सबसे बड़ी समस्या हो जाती, ट्रेनों के संचालन की समस्या हो जाती, परिवहन की समस्या हो जाती, सबसे ज्यादा व्यापार वाणिज्य संधि समझौते आदि की समस्या हो जाती, अगर ये समय प्रबंधन रेखा हमने यहाँ से मानी नहीं होती। ये कोई खींची नहीं गई है, ये सब क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं जो मानी गई हैं। ठीक है, और इसी वजह से, इसी मानक समय रेखा के कारण अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय के समय में और गुजरात के सूर्योदय के समय में आपको 2 घंटे का अंतर मिल जाता है, क्योंकि दोनों में अगर देखेंगे तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, और 15 डिग्री यानी 15 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है। तो चूंकि 30 डिग्री का अंतर है, इसलिए 2 घंटे का समय लगता है। तो यानी अगर 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हुआ है, अरुणाचल प्रदेश की किबिधु में 5 बजे सूर्योदय हुआ है, तो गुजरात में वो 7 बजे होगा, है ना। तो कितने घंटे का अंतर मिल जाता है, 2 घंटे का अंतर मिलता है। किसके कारण, इसी मानक समय रेखा के कारण, है ना। अब यहाँ से ये कथन कारण भी बन सकता है कि भारत के 2 हिस्से, पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में समय में 2 घंटे का अंतर मिलता है। कथन दे दिया, कारण दे दिया आपको, मानक समय रेखा भारत के इस भूभाग से होकर के गुजरती है। बिल्कुल वही उसका रीजन है, क्योंकि मानक समय रेखा के कारण ही समय में 2 घंटे का क्या आया है, अंतर आया है। क्लियर हुई बात इतनी, बताओ, क्लियर चल रहा है ना सब। इतनी बात हो गई है ना। हाँ, चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से आपकी गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य है, गुजरात, कर्क रेखा, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, फिर क्या मिल गया इसको, मध्य प्रदेश मिल गया, मध्य प्रदेश के बाद क्या मिल गया, छत्तीसगढ़ मिल गया, फिर क्या मिल गया इसको, झारखंड मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, झारखंड, फिर क्या मिल गया, पश्चिम बंगाल मिल गया, फिर क्या मिल गया, त्रिपुरा मिल गया, और त्रिपुरा के बाद क्या मिल गया, मिजोरम मिल गया, मिजोरम मिल गया। ठीक है, तो 8 राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों को एक पॉइंट पे जाकर के काट रही है। तो ये दोनों को आपस में कहां पर काटती है, तो छत्तीसगढ़ में काटती है। यानी कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में कहां मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है। लेकिन ऐसा आपसे भौगोलिक परिदृश्य पूछ लिया जाए तो ये जो हिस्सा है ये कहलाता है आपका बघेलखंड का पठार। क्या कहलाता है, बघेलखंड पठार। तो ऐसा भौगोलिक स्तर से आपसे पूछे कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा कहाँ मिलती है, बताओ। वहां छत्तीसगढ़ ना लिखा हो, बुंदेलखंड पठार लिखा हो, बघेलखंड पठार लिखा हो, दक्कन पठार लिखा हो, ऐसा सब लिखा हो, तो कहाँ मिलती है ये, बघेलखंड पठार में। ये भी याद रखना, कहाँ मिलती है, तो बघेलखंड पठार में। आई बात समझ में इतनी, है ना। तो छत्तीसगढ़ और बघेलखंड पठार में ये क्या कर रही है, आपस में बढ़िया से मिल रही है। ठीक है, तो ये मानक समय रेखा की कहानी हो गई, और ये किसकी कहानी हो गई, कर्क रेखा की कहानी हो गई। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जो मानक समय रेखा है ये आपके ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच यानी कि जो 0 डिग्री आपकी देशांतर है, इससे हमारा जो समय है कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, जब हम, अब तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी ही पढ़ाऊंगी, मैपिंग सिर्फ नहीं पढ़ाऊंगी, पूरा ही पढ़ाऊंगी। तो जो अक्षांश देशांतर वाला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इस पर हम थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करेंगे। 5.5 घंटा कैसे क्या पूरा में, जैसे 15 डिग्री में 1 घंटा घूमती है, वैसे आप अनुमान लगा लो 0 से 82.5 आपको निकल करके आ जाएगा 5.5 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज को आप याद रखना। चलो अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो 1 मिनट बस रुकना, मैं इसका एक क्लोन ले लेती हूँ। चलो अब ये हो गया, इसको हम छोटा करें और इसको थोड़ा साइड में ले दे, क्योंकि इसकी और जरूरत पड़ेगी। इसको अपन ऊपर कर देंगे।
ये हो गया आपका, इसको नीचे लेके जाओ, नीचे जाके बेटा इसको छोटा करो, तुम ऊपर जाओ भैया, है ना। अब तुम नीचे आओ फिर से, अब बड़े हो जाओ। अबे टेढ़ा हो गया यार, ये तो ज्यादा ही चौड़ा हो गया। चलो चलो अब यहाँ पर देखो आगे। अब भारत में, अपने भारत में कुल कितने राज्य हैं? कुल राज्य, कुल राज्य कितने हैं? 28 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8। ठीक है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य तो पता होंगे, है ना, 28 राज्य पता होंगे आपको। ये हो गया आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, है ना, ये हो गया आपका बिहार, ये हो गया झारखंड, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया उड़ीसा, ओ लिख देती हूं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? आंध्र प्रदेश हो गया, ये हो गया तेलंगाना, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया आपका कर्नाटक, ये हो गया आपका केरल, ये हो गया तमिलनाडु। ठीक है, इधर आ जाओ, ये क्या है आपका? हरियाणा, सॉरी हरियाणा, है ना, ये जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर चंडीगढ़ है, हरियाणा। ये हो गया आपका पंजाब, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, और ये क्या हो गया आपका? उत्तराखंड। ठीक है, और इधर 7 राज्य हो गए आपके। ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये बीच वाला असम हो गया, ये हो गया आपका मेघालय, ये हो गया आपका त्रिपुरा, है ना, इधर हो गया आपका नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये क्या हो गया आपका? सिक्किम हो गया। तो इस तरीके से आपके इधर हो गया आपका पश्चिम बंगाल, है ना, ये है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या हो गए? ये कुल 28 राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? एक अंडमान निकोबार आपका केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान एंड निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। इधर ये क्या है आपका? लक्षद्वीप आपका एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, 2 हो गए। यहाँ पे क्या है आपका? चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अच्छा, यहाँ पर आपको पुदुचेरी और मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? पुदुचेरी और मिल जाएगा। तो पुदुचेरी जो है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। पुदुचेरी किसमें फैला है? 3 राज्यों में। ठीक है, अच्छा यहाँ गोवा तो मैं लिखना ही भूल गई, ये गोवा और है ना एक राज्य आपका। देखो पुदुचेरी है, पुदुचेरी, यमन, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आपको क्या मिल जाएगा? यमन मिल जाएगा, जो किसका हिस्सा है? पुदुचेरी का ही हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिल जाएगा आपको? कराईकल और पांडिचेरी कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु में। कराईकल, कराईकल और क्या मिलेगा? पांडिचेरी कहाँ मिल जाएगा? दोनों ये कहां पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, और माहे कहाँ मिलेगा? केरल में। माहे कहाँ मिल जाएगा? केरल में। तो कहने का अर्थ ये कि आपका केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी कितने राज्यों में, कितने राज्यों में बटा हुआ है? तो 3 राज्यों में। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में, जिसमें से तमिलनाडु में इसके 2 केंद्र है, स्वयं पांडिचेरी और कराईकल। आंध्र प्रदेश में है इसका यमन, और केरल में क्या है? माहे है। अच्छे से याद रखना, पूछा जा सकता है, और आईएएस के क्वेश्चन, आईएएस के पेपर में पूछा भी गया है, और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगली बात, क्या? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये है अब आपका जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। ये क्या हो गया? एक केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख क्या हो गया? दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पर आपके मिलते हैं दमन दीव, दमन एवं दीव, दीव और दादर और नागर हवेली।
दादर और नागर हवेली। पहले दोनों अलग अलग थे, पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इनको 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, दोनों को एक बना दिया गया। तो अब ये जो दोनों हैं ये क्या हो गए हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश। तो अब काउंट कर लो कितने हो गए, एक हो गया चंडीगढ़, 2 3 4 5 6 और पुदुचेरी क्या हो गया 7, और क्या बच रहा है, और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बच रहा है, हाँ अरे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को तो हम भूल ही गए। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश की राजधानी दिल्ली। तो कुल कितने हो गए, 8 हो गए, आ गया ना। हाँ है ना, कुल कितने हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हमारे पास, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये नया डाटा है, याद रखना। दमनदीप अभी भी किसी को जानकारी ना हो तो अब ये जानकारी ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, ठीक है। इतनी बात हो गई। चलो अब यहाँ पर जो हमारे भारत की जो स्थलीय और जलीय सीमा है, थोड़ा सा उसका विश्लेषण कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ, एक सेकंड रुकना, है ना। हाँ अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हमारे यहाँ की, बड़ा करूं, तुम्हें को लिखने के लिए भी तो जगह चाहिए। हाँ अब यहाँ पर आप देखोगे राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आगे जो अगला हम लोग इसमें देखेंगे कि आपके जो देश है, एक सेकेंड रुकना, मेरे को इसका सेकेंड स्टेप क्या बताना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर देख लेती हूँ मैं क्या बताऊं आपको, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज देखो, देखो तटरेखा की कुल लंबाई कितनी, तटरेखा की कुल लंबाई, तटरेखा कैसे, ये वाली जो ये अपनी शुरू हो रही है ये तटरेखा है ना, ये जो तटरेखा है जो किससे सीमा लगी हुई है, जल से सीमा लगी हुई है, ये सारी तटरेखा। तो ये तटरेखा और अंडमान निकोबार की और इधर लक्षद्वीप सहित, ठीक है। तो इन सहित अगर हम पूरी द्वीपों सहित जो तटरेखा की हमारी लंबाई है, तटरेखा की जो हमारी लंबाई है कैसी, द्वीपों सहित हमको कितनी मिलती है, ये हमको मिलती है 7,517 किलोमीटर, अलग अलग मिलेगी लेकिन एथेंटिक सोर्स यही, ठीक है। तटरेखा की कुल लंबाई कितनी मिलती है, 7,517 किलोमीटर आपको तटरेखा की कुल लंबाई मिलती है, वो भी द्वीपों सहित मिलती है, द्वीप मिला करके पूरे, ठीक है। इसके बाद जो स्थलीय सीमा है आपकी, जो ये अभी स्थलीय सीमा बची हुई ये वाली जो आपकी ये स्थलीय सीमा है, इस स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है, स्थलीय सीमा है ना, इसकी कुल लंबाई आपको मिलती है 15,200 किलोमीटर। ऐसे तो जनरली आपको मिलती होगी, लेकिन एक्चुअल अगर इसका हम डाटा देखें तो 15,106.7 किलोमीटर ये आपको मिलती है, और सामान्य सोर्स में आपको 15,200 ऑल ओवर ले लिया जाता है, ठीक है। तो हमारी कुल जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 15,106.7। और अगर सिर्फ आपसे पूछे कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, ये जो मुख्य भूमि है सिर्फ इसकी तटीय सीमा की लंबाई, किसकी, मुख्य भूमि की अगर पूछे, तट सीमा, तट रेखा की लंबाई मुख्य भूमि की कितनी है, 1600 किलोमीटर, ये भी पूछ लेता है तो याद रखना। तो मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कुल कितनी है, 1600 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस डाटा को भी इस हिसाब से अगर हम पूरा काउंट करेंगे तो इसको और इसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास कुल भूभाग भूमि का कितना है, तो 22,716.6 किलोमीटर हमको कुल भूमि की जो सीमा है वो प्राप्त होती है। तो ये क्या है, आपकी कुल सीमा, ठीक है। अब यहाँ पर जलीय भूभाग से संबद्ध राज्य कौन कौन से है, तो यहाँ पर कुल 9 राज्य आपको मिलेंगे, 9 राज्य, ठीक है, जो क्या करते हैं, जल सीमा से लगे हुए हैं, जल सीमा से क्या किए हैं,
लगे हुए हैं। कौन कौन से राज्य है, देखो सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछता है, सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, तो आप आंख मूंद के किसको लगाते थे, गुजरात को। ये कई दिनों से पूछता आ रहा है क्वेश्चन और बार बार रिपीट करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज चेताऊं, यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्या ध्यान से सुनोगे, ये देखो सबसे 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, शासित प्रदेश है ना। तो 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश आपकी किससे सीमा लगा रहे हैं, जल से सीमा लगा रहे हैं। यहाँ पर 9 राज्यों में जो गुजरात है वो क्या करता है, सर्वाधिक सीमा लगाता है। तो जो ये गुजरात है इसकी सीमा कितने किलोमीटर की लगती है, 1214 किलोमीटर की, ठीक है। इसके बाद आता है किसका नाम, आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है सीमा लगाने वाला, कुल कितनी लगती है, 973 किलोमीटर की इसकी क्या लगती है, इसमें सीमा लगती है। फिर आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु की सीमा कितनी है, 906 किलोमीटर, कितनी है, 906 किलोमीटर तमिलनाडु लगाता है। और सबसे कम सीमा कौन लगाता है, तो गोवा लगाता है जिसकी सीमा है 101 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन में तो आपको गुजरात रहते हैं और अन्य राज्य रहते हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में क्या आ गया, अंडमान निकोबार आ गया, तो याद रखना सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला जो क्षेत्र है जल से हमारे भारतीय भूभाग का, वो क्या है, अंडमान निकोबार। 1962 किलोमीटर जो सीमा है वो कौन लगाता है, अंडमान निकोबार लगाता है, ठीक है। ये बात याद रहेगी कि जो अंडमान निकोबार है वो 1962 किलोमीटर की सीमा लगाता है आपके भारतीय भूभाग की। तो यहाँ पर इस चीज को याद रखना, कभी गुजरात के साथ अंडमान निकोबार लिखा दिखे और क्वेश्चन आपसे पूछे कि सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है, तो अंडमान निकोबार को टिक करना। लेकिन अगर अंडमान निकोबार नहीं है तो गुजरात को, लेकिन अगर गुजरात नहीं है, अंडमान निकोबार भी नहीं है और आंध्र प्रदेश है, तो किसको टिक करोगे, आंध्र प्रदेश को टिक करोगे, ठीक है। और आंध्र प्रदेश भी नहीं है, गुजरात भी नहीं है और अंडमान निकोबार भी नहीं है, तो तमिलनाडु को टिक करोगे, बस इससे ज्यादा आगे बढ़ेगा नहीं। सबसे कम सीमा कौन लगाता है, तो गोवा लगाता है। सबसे कम समुद्री तट सीमा किसकी लगती है, गोवा की लगती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर रहेगी, बताओ, इतनी बात क्लियर रहेगी, बताइएगा। ठीक है, हो गया। हाँ, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगली स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। ये जो भारत का परिचय ना थोड़ा वर्सेटाइल है, इसलिए मेरे को एक एक पोर्शन आपको सही तरीके से बताना है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये वाले सेक्शन को आराम से लेकर के चल रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए, है ना। हाँ, बोलो, क्लियर है ना सबको। देखो, अब जो हमारा भारत है, अब यहाँ पर एक चीज और, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, क्या, दक्षिणतम बिंदु, इसको क्या कहते हैं, दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट, क्या कहलाता है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इस इंदिरा पॉइंट को और क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, क्या कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। अगला जो है आपका उत्तरतम बिंदु, ये क्या कहलाता है, इंदिरा कॉल, क्या कहलाता है, इंदिरा कॉल कहां पर है आपका, काराकोरम में है और जम्मू कश्मीर हम कह सकते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट आपका कहाँ है, ग्रेट निकोबार में, कहां पर है, ग्रेट निकोबार, ठीक है। अब आपका जो पूर्वी बिंदु ये कहां पर है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में,
कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। किबीदु, क्या कहते हैं? किबीदु, ठीक है। अगला है आपका पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु, इसको कहा जाता है, ये कहाँ है? गुजरात में। और इसको क्या कहते हैं? गौर माता। क्या कहते हैं? गौर माता, या गुहार मोती भी कहते हैं, गुहार मोती भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदु। एक स्टेप ये वाला भी आपका क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद भारत का जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अगला पॉइंट, भारत का 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश के उत्तर में अगर आप देखोगे, इसके उत्तर में, तो जो भारत कैसा है? वो अधिक चौड़ा है। और इसके अगर आप दक्षिण में देखोगे तो भारत कैसा हो जाता है? संकरा हो जाता है। ये आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। ये आपसे कैसे पूछा जा सकता है? स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत में अगर 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पर 23.5 डिग्री भी रखा हुआ है, तो भी उसके उत्तरी भूभाग कैसा है? अधिक चौड़ा है, जबकि दक्षिणी भूभाग कैसा है? संकरा है। इसको भी आपको क्या रखना है? यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला, जो उत्तर पूर्वी राज्य है हमारे साथ, उत्तर पूर्वी 7 राज्य, इनको क्या संज्ञा दी गई है? 7 बहनों की। किसकी संज्ञा दी गई है? 7 बहनों की। जो उत्तर पूर्व की अभी आपने देखे, कौन कौन आ जाता है 7 बहनों में? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और क्या? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, और क्या आ गया? नागालैंड, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या हो गई? 7 बहनें हो गई। इनको 7 बहनों की संज्ञा दी गई है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारे? सबसे बड़ा राज्य हमारे यहाँ का कौन है? राजस्थान, ठीक है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? छोटा, कौन सा है? गोवा, ठीक है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक। अब अगला, इसी के आगे, हाँ अगला इसी के आगे क्या है आपका? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश, हालांकि ये सब तो जनगणना में हम देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसा बेस सा जो है आपको बता दे रही हूँ, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है? बड़ा, है ना। और ये बड़ा हो गया, सॉरी ये बड़ा हो गया, है ना। छोटा कौन सा है? तो छोटा है आपका लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में कौन है? दिल्ली, ठीक है। कौन है? दिल्ली। और सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? तो लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई? यूपी है। और छोटा कौन सा है? तो सिक्किम है, सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम। अब बात आती है यूपी की, तो यूपी में आओ। यूपी जो है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ये जो आपका उत्तर प्रदेश है एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से, ठीक है। तो यूपी एक ऐसा राज्य है जिसकी क्या लगती है? सर्वाधिक सीमाएं लगती हैं। सर्वाधिक सीमाएं कितने राज्यों से? 8 राज्यों से इसकी क्या लगती है? सर्वाधिक सीमाएं लगती है, ठीक है। और एक क्या लगता है? केंद्र शासित प्रदेश।
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से ये सीमा लगाता है। सर्वाधिक सीमा, अब यूपी के 8 राज्यों से तो लग रही है, अब उन 8 राज्यों में भी सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, तो मध्य प्रदेश राज्य से इसकी सर्वाधिक सीमा लगती है, सर्वाधिक जिले इसके मध्य प्रदेश राज्य से मिले हुए, ठीक है। और सबसे कम सीमा किससे लगती है, सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से इसकी क्या लगती है, सबसे कम सीमा लगती है। अब मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अलावा ये और किन किन राज्यों से लगता है आपका यूपी, तो उत्तराखंड से लगता है, उत्तराखंड से, और किससे लगता है, हरियाणा से लग जाता है, ठीक है। और किससे लगता है, राजस्थान से भी इसकी सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा लगती है, और किससे लगती है, झारखंड से व बिहार से भी इसकी क्या लग जाती है, सीमा लग जाती है। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि ये दिल्ली एनसीआर से सीमा लगाता है, दिल्ली एनसीआर से सीमा लगाता है। एनसीआर नेशनल कैपिटल क्षेत्र, एनसीआर क्या, नेशनल कैपिटल क्षेत्र, ठीक है। अब ये जो दिल्ली एनसीआर है आपका नेशनल कैपिटल क्षेत्र है, इससे उत्तर प्रदेश भी सीमा लगता है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और किसकी लगती है, हरियाणा की सीमा लगती है, ठीक है। अब इसमें यूपी के कौन कौन से जिले, तो यूपी का इसमें लगता है मेरठ, गाजियाबाद, ठीक है, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, है ना, हापुड़, सॉरी, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, ठीक है, हापुड़, है ना। और क्या हो गया आपका, बागपत और मुजफ्फरनगर, बागपत और क्या, मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर दिल्ली एनसीआर से सीमा लगाते हैं। वहीं हरियाणा के कौन कौन से लगाते हैं, फरीदाबाद, हरियाणा का कई बार पूछ लेती है ये चीजें, है ना, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, सोनीपत, ठीक है। और कौन से लगाते हैं, झज्जर, पानीपत, भिवानी, झज्जर, है ना, झज्जर, पानीपत, भिवानी, पलवल, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, ठीक है। और है आपका करनाल और जिंद, ये हरियाणा के, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के भी 2 जिले इसमें शामिल किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में, ठीक है, लेकिन राजस्थान सीमा नहीं लगाता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो इसमें एक और प्लस कर दो, और प्लस करके क्या कर दो, राजस्थान, लेकिन राजस्थान की सीमा नहीं लगती है, परंतु क्या किया गया, इसके 2 जिले इसमें शामिल किए गए, इसके 2 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। राजस्थान के कौन से 2 जिले, एक अलवर और एक भरतपुर, कौन सा, एक अलवर और एक भरतपुर, इसमें क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। बात समझ में आई। तो आपने क्या क्या पढ़ा है अभी, देखो समझो, यहाँ पर क्या हमने पढ़ा कि सर्वाधिक सीमाएं यूपी की लगती है 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश से, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश से लगाता है, सबसे कम हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से इसकी सीमा लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली एनसीआर से इसकी सीमा लगती है। अब यहाँ पर कई बार पूछ लेता है कि ये जो दिल्ली एनसीआर है, जिसको नेशनल कैपिटल क्षेत्र कहते हैं, इससे
कौन कौन से राज्य सीमा लगाते? तो राज्य सीमा लगाने वाला सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, याद रखना। राजस्थान भी देता है लेकिन राजस्थान सीमा नहीं लगाता, लेकिन राजस्थान के दो क्षेत्र, एक अलवर और एक भरतपुर। कौन सा? एक अलवर और एक भरतपुर, इन दोनों को किसमें शामिल किया गया है? दिल्ली एनसीआर में शामिल किया गया है। हरियाणा के कौन कौन से जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल है? पूछ लिए जाते हैं। यूपी के कौन कौन से जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल है? ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो इनको भी आप क्या रखोगे? याद रखोगे। बताओ, यहां तक क्लियर? किसी प्रकार की कोई समस्या हो यहां तक के तो बताओ। हाँ बस ठीक है, है ना? एक सेकेंड रुकना, बस आ जाएगा। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई ना? अब देखो, अब मेरी बात सुनो, आज के लिए यहीं पे रखो। इसका आगे का जो हिस्सा है, आगे का हिस्सा, अब सारे पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से राज्य, उन पड़ोसी देश से सीमाएं, कल एक पूरी और क्लास जाएगी। अभी भारत का परिचय पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? आज आपने इसका एक हिस्सा पढ़े हो, ठीक? अरे बात समझ में, एक हिस्सा पढ़े हो। कुछ भी अब मैं एक परसेंट भी चीज आपकी बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाह रहे इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है? होल हम पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे और सारी चीजों को एक एक करके धीरे धीरे हम कवर करते चलेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को ना घबराना है, ना परेशान होना है, ना नोट्स की चिंता करनी है, ना ही आपको किसी और चीज की चिंता करनी है। आप बस पढ़ाई करो, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर है? सारी बात समझ में आई? अभी भी कहीं डाउट है, कोई सवाल है तो आप पूछ लो, मैं हूं अभी खड़ी यहाँ पर 2 मिनट। क्योंकि इसके आगे अभी पूरी एक क्लास और जाएगी, है ना? तो वो कल ही कंप्लीट कर पाऊंगी उसको, मैं अभी आगे कराऊंगी तो टाइम लगेगा, ठीक है? चलो ठीक है फिर, है ना? अब इसको कट कर देना।